एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं गलवान घाटी की। आज चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC के विवादित इलाके गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी। इसमें 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। देश आज अपने इन वीर सपूतों को, वीर जवानों को याद कर रहा है। इस मौके पर लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के मुख्यालय में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई इस भीषण लड़ाई की बड़ी बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। हाल ही में चीन ने इस लड़ाई में अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है, जबकि दावा किया जा रहा है कि इसमें कई गुना ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। गलवान घाटी में सेना ने एक वॉर मेमोरियल भी बनाया है। इस स्मारक में 20 शहीदों का नाम लिखा है। एक साथ चीन सेना के हमले के बाद कैसे भारत के वीरों ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को अंजाम दिया था, इसकी भी जानकारी इस मेमोरियल में दी गई है। ये तस्वीरें उसी मेमोरियल की हैं जो कि लेह में बनाया गया है। इसमें 20 जवानों के सम्मान स्वरूप नाम लिखे गए हैं जिन्होंने गलवान में सर्वोच्च बलिदान करते हुए अपने प्राण देश की रक्षा में न्यौछावर कर दिए थे। साथ ही साथ स्नो लेपर्ड नाम के इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी इस मेमोरियल में दर्ज है। इस पूरी घटना के दौरान एक भी गोली नहीं चली थी, लेकिन भारतीय सेना के 20 जवानों ने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण देश के नाम कर दिए थे। आज के दिन 1 साल पहले गलवान घाटी में कर्नल सुरेश बाबू सहित हमारे 20 जवान वीर गति प्राप्त हुए थे। भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार कर्नल बाबू इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे और उन्होंने हमलावर चाइनीज़ का मुकाबला करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया था और चाइनीज़ पर इससे भी कहीं ज़्यादा कैजुअल्टीज़ डाली थी। चाइनीज़ ने ये माना है कि उनके भी कमांडिंग ऑफिसर की मौत हुई थी। आज हम उन 20 वीर सैनिकों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। गलवान के शहीदों की पहली बरसी पर कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, देश का बीजेपी से सवाल है, गलवान मांग रहा है न्याय, आखिर कब तक बच पाओगे? चीन प्रेम में होकर अंधे भारत मां को क्या मुंह दिखलाओगे? गलवान के शहीदों को कांग्रेस परिवार सलाम करता है। तो ये पंक्तियां लिखकर कांग्रेस ने ट्वीट करके तीखे सवाल सरकार से पूछे हैं। गलवान के शहीदों को कांग्रेस परिवार की तरफ से सलाम भी और श्रद्धांजलि भी दी गई। LAC पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय सेना की तैयारियों को नया बल मिला है। पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील में पेट्रोलिंग के लिए सेना को नई बोट मिलनी शुरू हो गई। चीन के आक्रामक तेवरों पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा हथियार माना जा रहा है। इस घटना के बाद, गलवान की घटना के बाद ये बोट खास तौर पर गोवा शिपयार्ड ने तैयार की हैं और भारतीय सेना को अब मिल गई। देखिए संवाददाता नीरज राजपूत की एक खास रिपोर्ट। LAC पर भारतीय जवानों की तैनाती होगी और मजबूत। चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखने को तैयार है भारतीय थल सेना। क्योंकि अब भारत को मिलने वाली है 29 पेट्रोलिंग बोट्स की ताकत। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरों के बीच भारतीय सेना को पेंगोंग त्सो झील में गश्त के लिए बोट की डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है। कुछ इस तरह की डिजाइन की है ये बोट्स। इस तरह की बोट से पेंगोंग झील में भारतीय सेना के लिए पेट्रोलिंग आसान हो जाएगी। चीन से मुकाबला करने के लिए ये काफी अहम मानी जा रही हैं। दरअसल पिछले साल दिसंबर के महीने में LAC पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारत ने पेंगोंग त्सो लेक में पेट्रोलिंग के लिए 29 नई बोट्स का ऑर्डर दिया था। इन नई बोट्स को भारत के ही 2 बड़े शिपयार्ड में तैयार किया जाना था।
12 बोट्स का ऑर्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया था और 17 बोट का ऑर्डर एक प्राइवेट शिपयार्ड को दिया गया था। गोवा शिपयार्ड में तैयार हो रही हैं फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स मशीन गन और सर्विलांस गियर से लैस हैं, जिन्हें पेट्रोलिंग और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाना है। जबकि प्राइवेट शिपयार्ड जो 35 फीट लंबी बोट्स बना रहा है, उनका इस्तेमाल सैनिकों की फास्ट मूवमेंट यानी आवाजाही के लिए किया जाना है। इन बोट्स में करीब 1.5 दर्जन सैनिक सवार हो सकते हैं। अब खबर है कि इन नई बोट्स की डिलीवरी शुरू हो गई है। अगले कुछ महीनों में सभी 29 बोट्स थल सेना को मिल जाएंगी। पैंगोंग त्सो झील में पेट्रोलिंग के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी फिलहाल छोटी बोट्स यानी स्टीमर का इस्तेमाल करती हैं। कई बार ऐसा देखने में सामने आया था कि चीन की पेट्रोलिंग बोट्स भारत की बोट्स में टक्कर तक मार देती हैं। कुछ साल पहले तो एक ऐसी ही टक्कर में भारत की पेट्रोलिंग बोट पलट तक गई थी। पिछले साल मई के महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर शुरू हुए टकराव के बाद माना जा रहा था कि पैंगोंग त्सो झील में भी तनातनी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी LAC इसी पैंगोंग त्सो झील के बीच से होकर गुजरती है। पिछले साल LAC पर चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना की एक एक्सपर्ट टीम ने पैंगोंग त्सो झील का दौरा किया था। इस टीम ने पैंगोंग त्सो झील में पेट्रोलिंग और यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली बोट्स को लेकर अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपी थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के पास फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स का एक बड़ा बेड़ा है, जो हमेशा समंदर में समुद्री लुटेरों और अवांछित तत्वों के खिलाफ गश्त करता रहता है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी पैंगोंग त्सो झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। इसका 1/3 भाग यानी करीब 40 किलोमीटर भारत के अधिकार क्षेत्र में है और बाकी 2/3 यानी करीब 95 किलोमीटर चीन के कब्जे में है। सर्दियों के मौसम में यहाँ तापमान -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है और झील पूरी तरह से जम जाती है। पैंगोंग त्सो झील के उत्तर में ही विवादित फिंगर एरिया है और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज है, यानी पहले चरण के डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों की सेनाएं दोनों ही विवादित इलाकों से पीछे हट गई है। लेकिन तनाव बरकरार है। इसकी वजह यह है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटे बाकी विवादित इलाकों से पीछे हटने के लिए साफ इनकार कर दिया है। गलवान हिंसा की पहली बरसी को देखते हुए भारतीय सेना कोई भी ढील नहीं बरतना चाहती। ठीक एक साल पहले यानी 15 जून की रात को हुई हिंसा में भारतीय सेना के 20 सैनिकों ने चीन की PLA सेना से लड़ते हुए बलिदान दिया था। उस घटना की याद अभी भी सबके दिलों में ताजा है। उस हिंसा में चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हाल ही में चीन की CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने गलवान घाटी की हिंसा में मारे गए एक चीनी सैनिक को इस सदी के हीरो के खिताब से नवाजा था। खास बात यह है कि पहली बार चीन और चीन की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में गलवान घाटी और भारत का नाम लेकर जिक्र किया था। साफ है कि चीन की नीयत अभी भी साफ नहीं है। तो चीन की बहुचर्चित और विवादित BRI परियोजना की काट के तौर पर सुझाई गई B3W योजना में भारत ने भी दिलचस्पी दिखाई है। ब्रिटेन की अगुवाई में हुई G7 शिखर बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से प्रस्तावित योजना में शामिल होने की संभावना पर भारत ने सकारात्मक संकेत दिए। इसे चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने की बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की विस्तारवादी विचारधारा पर चारों तरफ से शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के मंच G7 से चीन के खिलाफ आवाज उठी है। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में हुई G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट के तौर पर B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड योजना को मजबूत करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव पर शिखर बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली समेत लोकतांत्रिक देशों के समूह ने सहमति जताई। करीब $40 ट्रिलियन की इस परियोजना के सहारे विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि ये चीनी योजना के सामने एक उच्च गुणवत्ता वाला विकल्प बन सकता है। भारत ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई है। We have both additional responsibilities and added advantages in responding to these challenges
as open societies and democracies. The G7 and guest countries are important for India. We enjoy strong political, economic, and cultural engagement with each of the members. चीन अब तक अरबों डॉलर की अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए 100 से अधिक देशों में पैर पसार चुका है। वहीं कई देशों में चीनी कर्ज और उसके अपारदर्शी तौर तरीकों को लेकर उसके कथित साझेदार देशों में भी लोगों का विरोध सामने आया है। बीते कुछ सालों के दौरान कई देशों में चीन प्रायोजित परियोजनाओं के कारण कई मुल्कों में सत्ताएं भी बदली हैं। बेल्ट एंड रोड परियोजना की परिकल्पना साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इस परियोजना के जरिए चीन पर व्यापार और विकास के नाम पर अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने का आरोप लगता रहा है। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है। BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। इस योजना के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है, जिससे चीन के सामान की दुनिया के बाजारों में पहुंच आसान हो सके। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। भारत उन देशों में जिसने चीन की BRI परियोजना में शामिल होने से मना कर दिया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार G7 के मंच पर पीएम मोदी ने न केवल पड़ोसी देशों बल्कि अफ्रीकी मुल्कों में भी भारतीय विकास परियोजनाओं के अनुभवों का भी जिक्र किया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि भारत इन मुद्दों पर और अधिक सक्रिय योगदान करने को तैयार है। तो भारत लगातार अपने पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए और चीन को लगातार आईना दिखाते रहने के लिए वो उन देशों के साथ जुड़ाव, लगाव और योजनाओं में साथ खड़ा हो जाता है जो चीन को लगातार आईना दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन आए। दुनिया को कोरोना देने के आरोपी चीन पर चारों तरफ से शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। ब्रिटेन में हुए G7 सम्मेलन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नए सिरे से जांच की मांग की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 बैठक के आखिरी दिन एक बार फिर दोहराया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का स्रोत चीनी प्रयोगशाला हो सकती है। उन्होंने कहा कि चीन ने वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशालाओं तक जाने की इजाजत नहीं दी ताकि कोरोना के स्रोत के बारे में अध्ययन किया जा सके। बाइडेन ने कहा, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। हमारी खुफिया एजेंसियां अभी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि वायरस चमगादड़ से फैला या प्रयोगशाला में बनाया गया, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि बाइडेन पहले ही अपनी खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में कोरोना की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दे चुके हैं। हालांकि WHO के महानिदेशक ने शनिवार को कहा था कि वायरस फैलने के 4 सिद्धांत का पता लगा था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चीन ने G7 देशों के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे दिन कब के लग गए जब मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। लंदन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, हमने हमेशा इस बात पर यकीन किया है कि कोई भी देश, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सब बराबर हैं और वैश्विक मामले सभी देशों से विचार विमर्श के बाद ही निपटाए जाने चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।